हेलो एवरीवन। चलिए आइए ऑडिट का जॉब स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसए 501 के साथ, जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। इसका नाम थोड़ा सा बड़ा है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ। एसए 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, अब ये सेलेक्टेड आइटम्स है कौन सी? तीन। इस एसए के अंदर सिर्फ तीन आइटम के बारे में हमें डिस्कस करना है अच्छे से। मेरे साथ बोलेंगे, तीनों में ऑब्जेक्टिव में कवर हो रहा है। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और वो जो स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम है वो भी इसके अंदर ही कवर है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही। तो पहली क्या है, रेड वाले ध्यान देंगे सबसे पहले, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। इसको अच्छे से घोल के याद कर लो। जैसे ऐसे 501 आपको याद आए ना, तो साथ साथ ये तीन चीज़ें याद आनी चाहिए। कौन सी? फिर से बोलेंगे एक बार मेरे साथ, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड थर्ड वन इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। फिर से एक बार, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड थर्ड वन इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे पहला क्या है, हमें एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन देखना ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड, कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, जिसमें एंटिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि किसी थर्ड पार्टी का लिटिगेशन क्लेम है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारी एंटिटी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। लास्ट क्या आ गया इसमें, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। एफआरएफ का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये एफआरएफ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे लिए क्या है, अगर मैं एक कॉमन एफआरएफ की बात करूँ तो शेड्यूल 3 जो हम पढ़ते हैं, हमारा जो उसमें हम वो बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट पीरियड के हिसाब से, शेड्यूल 3 बनाते हैं। शेड्यूल 3 के साथ में बैलेंस शीट पीरियड बनाते हैं ना, वो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यहाँ पे होता है। सबके लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए बात करूँ तो उनके लिए अलग, उनके लिए एक्ट में स्पेसिफाइड है। ऐसी हमारी कंपनी जेट के लिए अलग स्पेसिफाइड है। ठीक है, चलो हम थोड़ा उल्टा चलेंगे इस ऐसे के अंदर। सबसे पहले मैंने आपके लिए देखो लिटिगेशन एंड क्लेम बनाया है। ठीक है, सबसे पहले हम इन्वेंट्री की जगह पहले लिटिगेशन एंड क्लेम पढ़े, सबसे इन्वेंट्री हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं लिटिगेशन क्लेम। मेरे साथ रीड करेंगे, जॉब करना है। अब यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है इसमें, नॉर्मल बात, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी विच में गिव राइज टू अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट इज ROMM। आगे से हमेशा के लिए याद कर लो आप, ROMM का मतलब क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग, यानी कि ऑडिटर क्या करेगा, डिजाइन एंड परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, लिटिगेशन क्लेम्स। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें करनी है। क्या? IRR। क्या करना है आपको? सीधे मेमो टेक्निक भी ध्यान देंगे। क्या करना है आपको? IRR का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं, जो हम SFM में पढ़ते हैं, FM में पढ़ते हैं, वो नहीं, उसको हटा के यहाँ पे IRR का मतलब क्या है? इंक्वायरी, रिव्यूइंग, रिव्यूइंग। फिर से बोलेंगे मेरे साथ एक बार, इंक्वायरी, रिव्यूइंग, रिव्यूइंग। फिर से बोलेंगे, इंक्वायरी, रिव्यूइंग, रिव्यूइंग। ठीक है, तो किस चीज़ की इंक्वायरी करनी है? इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट की, एंड वेयर एप्लीकेबल इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल। अगर इफ इन द केस कंपनी के अंदर लीगल इन हाउस काउंसिल है तो वहाँ पे देखना है। नॉर्मल सी बात है, हम लिटिगेशन एंड क्लेम कर रहे हैं और लीगल काउंसिल की बात ना, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आई मतलब इंक्वायरी। देन अगला है रिव्यूइंग। रिव्यूइंग का यहाँ पे क्या रिव्यू करेंगे? मिनट्स को रिव्यू करेंगे, जो भी हमारे मीटिंग्स हुई होंगी दो चार विद गवर्नेंस की, या फिर कोरस्पोंडेंस बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एंड लास्ट में क्या है, रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। यानी कुछ भी नहीं करना हमें, IRR करना है। क्या? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा, रिव्यूइंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ TCWG। एंड लास्ट में क्या आ गया, रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। कुछ भी नहीं था, बड़ा आसान था अभी तक। मेमोरी टेक्निक में पूरा का पूरा कवर करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के टूवर्ड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। ठीक है, इफ इन द केस अगर कंपनी के अंदर इंटरनल लीगल काउंसिल है, मतलब इसको बोलते हैं इन हाउस लीगल काउंसिल, तो फिर कम्युनिकेशन करने की जरूरत क्या है? वहाँ तो हम सीधे सीधे जाके बात कर लें उनसे। मतलब ऐसा तो है नहीं कुछ हमें अलग से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन में किसके साथ होगा? एंटिटीज़ के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ होगा। ठीक है, तो पहले क्या है इसमें, आपको सिर्फ पर्पल वाले अंडरलाइन पे ध्यान देना है। मैं हर वीडियो में ये वाली बात बोलता हूँ, मैं फिर से ये वाली बात रिपीट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ पर्पल वाले और जो कि अंडरलाइन है उस पर ध्यान देना है, और किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको ये हो गया ना, आगे वाला तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टॉपिक का नाम है। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो कि असिस्ट करेगा ऑडिटर को किस चीज़ के लिए, ऑब्टेन करने में क्या, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू वेदर पोटेंशियली मटेरियल लिटिगेशन क्लेम्स आर नोन एंड मैनेजमेंट एस्टिमेट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग कॉस्ट आर रीजनेबल। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है विद द एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, जो कि इसको असिस्ट करेगा। नीचे दी हुई दो तीन लाइनों में क्या आइडेंटिफाई करने में, क्या कोई पोटेंशियल मटेरियल लिटिगेशन है या फिर क्लेम्स है या नहीं है, या फिर मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स क्या हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें, सम केसेस में ऑडिटर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकता है। कैसे? एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ थ्रू अ लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। ये MCQ में आ सकता है। क्या उसको यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल? लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी, लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। ठीक है, एंड लास्ट में कहा गया, इफ़ इन द केस
जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, मैं आपको कंफ्यूज क्यों करूँ यहाँ पे, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मतलब सिंपल सी बात एक एडवोकेट फर्म की बात हो रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो बार बार ये आपको घुमा रहे हैं इतना बड़ा वर्ड यूज़ करके, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कुछ भी नहीं है। आप मान के चलो एक इंडिविजुअल या फिर प्रोप्राइटरशिप बोल लो या फिर पार्टनरशिप या एडवोकेट की फर्म है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इफ़ इन द केस अगर भैया एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो उसको प्रोहिबिटेड कर रखा है उससे किसी कानून ने, उसको रिस्पॉन्स करने से, फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट्स का एक्ट होगा उसमें ये वाली बात लिखी क्या कि अगर इस वाली बात का, क्योंकि ये देखो एडवोकेट्स का ना बहुत सी चीज़ें मना होती हैं। अब आगे ही पढ़ोगे उनको स्पेसिफिकली से, अभी आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे तो उसमें स्पेसिफिक चैप्टर में आप एक लाइन पढ़ोगे क्या कि वहाँ पे ना एडवोकेट्स को सिर्फ इतना अलाउ किया गया है कि आप अपने जो क्लाइंट है उसका सिर्फ एड्रेस और नेम शेयर कर सकते हो, कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। तो फिर इफ़ इन द केस उसके कानून ने उसको मना कर रखा है कि आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे इस इंक्वायरी का, या फिर जो बाहर से लेटर ऑफ इंक्वायरी आया तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर, फिर चुप थोड़ा बैठेगा ऑडिटर का, ये तो नहीं ऑडिटर सिर्फ इस बात को लेकर थोड़ा बैठ रहेगा कि यार हाँ प्रोवाइड कर रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, जी नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, ऑडिटर में सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी फॉर दिस पर्पस, अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड्स। अब उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी नहीं, उसको लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी बनानी पड़ेगी। इसमें 3 बातें आएंगी, क्या पर्पल वाले पे ध्यान देंगे, एक तो लिस्ट आएगा जिसमें लिस्ट किसका लिस्ट ऑफ लिटिगेशन ऑफ क्लेम। अगला मैनेजमेंट का असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड लिटिगेशन क्लेम एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, एंड लास्ट में क्या आ गया सीधा पर्पल वाले पे, लिस्ट इज कंसिडर्ड बाय द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें फिर से पॉइंट पढ़ो थर्ड वाला, द रिक्वेस्ट दैट द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कंफर्म द रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट एंड प्रोवाइड द ऑडिटर विद फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ द लिस्ट इज कंसिडर्ड बाय द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये टॉपिक मैं सच बताऊँ तो आपकी टॉपिक बिल्कुल इरेलीवेंट है, पेपर में आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है इसके, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ अगर आ भी सकता है, यहाँ पे हम खत्म करने जा रहे हैं अपना क्या, यहाँ पे हम खत्म करने जा रहे हैं अपना लिटिगेशन क्लेम, इसमें कोई टॉपिक आ सकता था वो IRR वाला ही हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा पहला खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में वैसे अपने ध्यान दिया, ऑब्जेक्टिव में पहला हो गया कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन क्लेम। अगला क्या आता है इसमें, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। एक सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, अगेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा रिगार्डिंग क्या, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। क्या क्या चीज़ें करेगा इसमें, पहला अंडरस्टैंडिंग लेगा किस चीज़ की, जो मेथड यूज़ करें हैं किसने मैनेजमेंट में डिटरमाइन करने के सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपको सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या बताना है यार, अब आप इंटरमीडिएट वाले बच्चे हो तो आपने ये 17 पढ़ ही लिया होगा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। सेगमेंट रिपोर्टिंग नाम पे वहाँ पे होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 17 ही होता है। एंड देन आपका एक इंडेस 105 होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के नाम से इंडेस 105। अगर आप फाइनल में है, फाइनल में ही है ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो आपने अगर FR पढ़ लिया तो आपको कवर वहाँ पे हो गया होगा, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो छोटा सा टॉपिक है तो उसको कुछ लिंक ही नहीं है इससे। तो पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी की चीज़ की, जो मेथड मैनेजमेंट ने यूज़ करे होंगे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन सेगमेंट को डिटरमाइन करने के, उस पर क्या क्या चीज़ें देखनी, उसको पहला इवेल्यूट करना है जो वो मेथड्स जो उन्होंने यूज़ करे हैं डिटरमाइन करने के लिए सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है, या फिर कुछ भी, अगर वो मेथड जो उन्होंने यूज़ करा है क्या वो लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, क्या वो मेथड जो यूज़ करें वो डिस्क्लोजर प्रॉपर देंगे या नहीं देंगे। एंड अगला क्या आ गया इसमें, जहाँ पे अप्रोप्रिएट है तो टेस्ट कर लेना एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, जो उन्होंने मेथड यूज़ करे हैं उसकी एप्लीकेशन एक बार टेस्ट कर लेना। एंड अगला क्या आ गया इसमें, परफॉर्म करना एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर ऑडिट प्रोसीजर इन अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। मैं आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे आगे से आप एनालिटिकल प्रोसीजर देखो, आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, क्या, प्लोजेबल रिलेशनशिप। फिर से बोलेंगे, प्लोजेबल रिलेशनशिप। एनालिटिकल प्रोसीजर का दूसरा नाम क्या है, प्लोजेबल रिलेशनशिप। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि दो चीज़ों के बीच में लिंकेज ढूंढना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं तो आप उसे पता लगा सकते हो कि पेरोल कॉस्ट कितनी होगी। अगर आपके पास फिनिश गुड अवेलेबल हैं या आपके पास गुड्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप उसे पता लगा सकते हो कितना मटेरियल वगैरह यूज़ हुआ होगा, ठीक है ना। तो मतलब आपको क्या करना है, स्टडी ऑफ क्लोजेबल रिलेशनशिप इज नथिंग बट द एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। एंड अगला टॉपिक क्या आता है इसमें, अगला एंड लास्ट टॉपिक, जब आप अंडरस्टैंड करोगे, देखो पहला पॉइंट क्या था ऊपर वाले टॉपिक में, देखो इससे ऊपर वाला टॉपिक दैट इज हमारा नॉर्मल सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। उसमें पहला टॉपिक क्या था हमारा, पहला फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑब्टेन करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, जब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे ऑफ द मेथड्स यूज बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। पहला क्या, रेड वाले पे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। मैं ये क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ आने के चांसेस है, बुरा मत मानना, ये क्वेश्चन इसलिए आने के चांसेस क्योंकि ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। अब आपको थोड़ा सा अचंभित हो रहे होगे, इररेलेवेंट भी बोल रहा है ये इंसान और ऊपर से बोल रहा है आने के चांसेस भी हैं। तो हाँ, ICAI आपको इसी जगह पर टेस्ट करता है जो चीज़ें इररेलेवेंट होती हैं, क्योंकि रेलिवेंट हर बच्चा पढ़ के जाता है और ICAI का मेन मुद्दा क्या है कि हर बच्चे को पास नहीं करना है। तो कौन पास होता है, वो 100 में से 10 बच्चे पास होते हैं जो कि इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ के गए हैं।
समझते हो? मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, छोटा सा, 2 मिनट लगेंगे यार, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, बट कोई नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं FM इको का पेपर था मेरा इंटरमीडिएट का, तो एक चैप्टर हुआ करता था हमारा डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें ना 36 से 37 पेजेस थे अराउंड, और वो चैप्टर ना आपस में लिंक था, बिल्कुल लिंक, मतलब समझ रहे हो कि डिमांड चल रहा है, फिर सप्लाई चल रहा है, फिर मतलब हर चीज़ लिंक के जा रही है, चार्ट्स आ रहे हैं, बड़े सारे ग्राफ्स बना रहे हैं हम लोग, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब मैं पढ़ता गया 16-17 पेजेस मेरे कंप्लीट हो गए। अब मैं 18वें पेज पे आया, तो वहाँ पे टॉपिक आया पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन वगैरह। अब मेरा वहाँ पे थोड़ा सा सर चक्कर आ गया कि एयर पोल्यूशन यहाँ क्या कर रहा है, डिमांड सप्लाई का चैप्टर, यहाँ पोल्यूशन क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। फिर भी अब दिमाग तो ये कहता है ना इरेलीवेंट है, बिल्कुल है। तो मैंने पता क्या करा उस टाइम पे, उसको एक पर्पल सर्कल बना के ना, मुझे कलर भी याद है आज, पर्पल कलर बना के मैंने उसको ऐसे सर्कल मार्क कर दिया उसके अराउंड में, कि इसको तो करके ही जाना है, इसको तो करके ही जाना है, ठीक है। बाकी चाहे मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैंने 36 पेजेस करे नो डाउट, बट उसको भी मैंने सर्कल करके गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, FM का पहला पार्ट होता है शायद 60 मार्क्स का या 50 मार्क्स का होता है, उसके बाद इको का पहला क्वेश्चन वही था, एयर पोल्यूशन के ऊपर। मतलब ICAI सिर्फ वही चीज़ें कवर करता है जो इररेलीवेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ICAI को नॉलेज सबके पास है, CA सबने बनना है, नॉलेज सबके पास है, तो क्या सबको पास कर दे? नहीं कर सकता ना, फेल करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग करेंगे ऑफ द मेथड्स यूज बाय मैनेजमेंट। तो एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है इस बार। तो एग्जांपल ऑफ मैटर्स दैट मे बी रेलिवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स, तो वो कौन कौन से एग्जांपल हैं उन मैटर्स के। तो इसमें कैसी मेमोरी टेक्निक है, CSC है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, यहाँ पे CSC का मतलब है कंपैरिजन सेल कंसिस्टेंसी एलोकेशन। फिर से बोलेंगे एक बार, कंपैरिजन सेल्स कंसिस्टेंसी एलोकेशन, फिर से बोलेंगे कंपैरिजन सेल्स कंसिस्टेंसी एलोकेशन, ठीक है। तो कंपैरिजन करना विद द बजट्स, सेल ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट्स, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स, एंड अगला होता है एलोकेशन ऑफ एसिड्स एंड कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारे 2 टॉपिक खत्म हो गए, दैट इज हमारा लिटिगेशन क्लेम एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। एंड इस टॉपिक एंड इस ऐसे के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हो कि थर्ड क्या होगा, फाइनल होगा इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री इवन तो थर्ड मैंने इसको रखा है, होता है फर्स्ट टाइप, इसको मैंने थर्ड पे रखा है, और ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं करना, बहुत अच्छे से याद होगा, कुछ भी नहीं है, सबसे ईजी है ये। चलो बढ़ते हैं। अगर इन्वेंट्री जो है वो मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपको नीचे वाले आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडियंस सेलेक्ट करना है। अगर मटेरियल ही नहीं है, इमटेरियल इन्वेंट्री है, तो छोड़ दो, फिर वो ऐसे 501 कवर ही नहीं करता। तो ऐसे 501 की कौन सी इन्वेंट्री कवर करता है, जो कि मटेरियल है किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। तो क्या करेगा ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। सेम लाइन है ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, ये सेम लाइन है ऑब्जेक्टिव वाली। दैट इज देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्जिस्टेंस कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। चलो यहाँ पे हैं हम, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इसमें आपको अटेंडेंस करनी है एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, इसमें इवेल्युएट करोगे मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट के कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं रिकॉर्ड करने के और कंट्रोल करने के, किसके, किस चीज़ को, रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अगला आता है इसमें ऑब्जर्व करना परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। अगला आता है इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को, एंड लास्ट क्या आता है, परफॉर्म करना टेस्ट काउंट। फिर से बोलेंगे, इवैल्यूएट करना मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर, दूसरा ऑब्जर्व करना परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, अगला इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को, एंड लास्ट क्या आ गया, परफॉर्म करना टेस्ट काउंट्स। सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, परफॉर्म करना क्या, ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर देयर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स और नो, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें मेनली फर्स्ट पॉइंट ये करना है जिसमें क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। अब देखो, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स, ये तो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसको मैंने ना ही पर्पल मार्क करा है, अगला टॉपिक है ना ही रेड है, तो ये बिल्कुल इरेलीवेंट टॉपिक है। अगर आपको स्किप करना है तो इस टॉपिक भी स्किप ही कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। इंस्पेक्ट करना है इन्वेंट्री को, एसर्टेन करने को, उसकी एग्जिस्टेंस कंडीशन यानी कि वैल्यूड करना, एंड अगला आ गया था ऑब्जर्व करना है कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, एंड थर्ड क्या आ गया, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज टू रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर। दिस टॉपिक यू में स्किप, ठीक है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के टूवर्ड्स जिस पे आने के चांसेस है इस बार क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, तो कौन कौन से मैटर्स जो है वो रेलिवेंट है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में अटेंडेंस देते टाइम, ठीक है। जब आप अटेंडेंस वहाँ पे दोगे अपनी, तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग पे अटेंडेंस दोगे, तो कौन कौन से मैटर्स आपके रेलिवेंट हो जाते हैं। पर्पल वाले पे ध्यान देंगे, नेचर, ROMM, नेचर, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फिर से, नेचर, किसका नेचर, नेचर ऑफ इन्वेंट्री। अगला ROMM ऑफ इन्वेंट्री। अगला नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री। अगला स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP।
अगला, वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर आर एक्सपेक्टेड टू बी इस्टेब्लिश एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशूड फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सिंपल सा ध्यान देना आपको, क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है वो इशूड हुए नहीं हुए फॉर द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अगला, टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आप करने वाले हो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे करने वाले हो या फिर अदर देन कब करने वाले हो। एंड अगला आ गया था क्या एंटिटी ने परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर रखा है या फिर नहीं कर रखा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है यहाँ पे। अगला आता है, देखो ये ऊपर से एरो आ रहा है, हमने एक पहला पॉइंट पढ़ा था, मेरे को कहा था ना आपको सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना है, अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकल में पहला पॉइंट क्या था, इवैल्यूएट मैनेजमेंट सेक्शन एंड प्रोसीजर। इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम ध्यान देने जा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, चलो, तो क्या क्या आप क्या क्या करोगे आप इवैल्यूएट करने में मैनेजमेंट सेक्शन एंड प्रोसीजर, और आप बिलीव नहीं करोगे ये टॉपिक जो है पेपर में कहीं टाइम से नहीं आया है। ठीक है, और इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, केस स्टडी फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं बन सकता, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे केस स्टडी ही आने वाली है, इफ़ इन द केस अगर आती भी है तो। चलो, इवैल्यूएट करेंगे किस चीज़ को, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर को। क्या क्या चीज़ें देखेंगे इसमें, पहला, प्रोसीजर यूज टू एस्टिमेट फिजिकल क्वांटिटी। अगला, कितने कंट्रोल लगे हुए हैं ओवर द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अगला, एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ यूज्ड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर अनयूज फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिकॉर्ड्स एंड काउंट एंड रिकाउंट प्रोसीजर। एंड अगला आ गया था एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन WIP। इसके ऊपर देखो एरो आ रहा है ऊपर से, तो 2 पॉइंट आपके कॉमन हो गए, एक आपका मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में 4th पॉइंट था स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, और जो इवैल्यूएट मैनेजमेंट सेक्शन एंड प्रोसीजर उसमें 4th पॉइंट, इसके अंदर भी आपका 4th पॉइंट क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ये भी स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP। तो आपको मैनुअल टेक्निक बन गई, दोनों में 4th पॉइंट क्या है, सेम ही है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP। याद रखेंगे इसको, पक्का। बढ़ूँ आगे, चलो बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे जो इन्वेंटरी काउंटिंग कर रहे हो ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे नहीं कर रहे हो, किसी और दिन कर रहे हो, किसी और दिन कर रहे हो। तो इस पर केस स्टडी आपको बड़ी प्यारी सी केस स्टडी बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा का पूरा पहले घुमा देंगे कि ऐसा ऑडिटर है, इस वाली कंपनी को ऑडिट करने गया है, अब उसके लिए जो है मतलब वो फाइनेंशियल पीरियड पे ऑडिट उसको अटेंड नहीं कर पाया, किसको इन्वेंटरी काउंटिंग को, अब उसको क्या करना पड़ेगा, 30 अप्रैल को जा रहा है, वो तो कर सकता है नहीं कर सकता, हाँ जी कर सकता है। तो पहले लाइन क्या, फॉर प्रैक्टिकल रीजन, हाँ जी वो कर सकता है। ठीक है, तो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग मे बी कंडक्टेड एट अ डेट or dates other than the date of financial statements. This may be done irrespective of whether management determines inventory quantities by annual physical inventory or counting or maintains a perpetual inventory system. सीधे पहले मैनुअल टेक्निक पे नीचे आएंगे इसका। मैनुअल टेक्निक क्या है इसकी, हर जगह परपिचुअल इन्वेंट्री, फिर से बोलेंगे हर जगह परपिचुअल इन्वेंट्री, फिर से बोलेंगे हर जगह परपिचुअल इन्वेंट्री, यानी कि तीनों के तीनों पॉइंट्स के सब पॉइंट्स में भी देखोगे परपिचुअल इन्वेंट्री वर्ड ये भर रखा है, आपको ऐसे ही याद करना है इसको। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया, फॉर प्रैक्टिकल रीजन, हाँ वो कर सकता है, अदर देन द फाइनेंशियल डेट पे क्या इन्वेंट्री काउंटिंग पे जा सकता है वो। ठीक है, दिस में भी डर इरिस्पेक्टिव चाहे मैनेजमेंट डिटरमाइन करता है नहीं करता है इन्वेंट्री क्वांटिटीज बाय फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जैसे मर्जी मैनेजमेंट करता है, चाहे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसमें भी वो क्या कर सकता है, अदर देन द डेट पे जा सकता है। अगला आता है वेयर है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन, यहाँ पे स्पेसिफिकली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर रखा है, ना कि फिजिकल इन्वेंट्री। ठीक है ना, मैनेजमेंट में परफॉर्म फिजिकल काउंट्स और अदर टेस्ट टू एसर्टेन द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्वेंट्री क्वांटिटी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा पे खत्म होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, रेलिवेंट मैटर्स फॉर कंसिडरेशन व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट whether changes in inventory amounts between the count date or dates and the final inventory records are properly recorded include। आप सब सोचोगे चलो यार आप फाइनेंशियल की डेट से अदर देन द डेट पे वहाँ पे जा रहे हो इन्वेंटरी काउंटिंग पर। ठीक है, आप कुछ चेंजेस भी तो हुए होंगे फाइनेंशियल की डेट के बीच में और जिस दिन आप काउंटिंग पे जा रहे हो, तो उस चेंजेस को देखने क्या क्या करना पड़ेगा आपको। तो ये 3 पॉइंट इसके ही हैं और क्वेश्चन इसी में से आएगा, ऊपर वाले 2 पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आई से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट के पहले मेन हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग में जाके क्वेश्चन निकालता है 3 नंबर का, क्योंकि 3 नंबर बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आ गया इसमें, वेदर द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। दूसरा, रिलायबिलिटी क्या है इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स के, जो एंटिटी के परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स उसकी रिलायबिलिटी क्या है। एंड अगला क्या आ गया था, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं किस दिन पे, जिस दिन आप इन्वेंटरी काउंटिंग पे गए हो और बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि आप लेट गए हो तो कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, तो रीजंस क्या है वो डिफरेंसेस आने के। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी बन के कि वो अदर देन द डेट पे जा रहा है और जो चेंज अगर बीच में कुछ चेंजेस हो गए हैं, आप 31 मार्च को जाना चाहिए था, आप जा रहे हो 30 अप्रैल को, तो 30 दिन में कुछ चेंजेस हो गए, क्या क्या करोगे आप उसके लिए। तो 1 2 3 आपको क्या करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट करने पड़ेंगे। वेदर द फिजिकल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स, एंड लगा था अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उनके रीजंस क्या हैं। ठीक है, चलो
मेमोरी टेक्निक भी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है, हर जगह परपेचुअल इन्वेंट्री। ठीक है, अगला आता है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज इफ इम्प्रैक्टिकेबल। देखो अब आप बोलोगे ऊपर वाला टॉपिक और ये टॉपिक तो बिल्कुल सेम लग रहा है जी, नहीं। ऊपर वाले टॉपिक में क्या था, वो जो है इन्वेंट्री काउंटिंग पे तो जा रहा है बट किसी और दिन पे जा रहा है। यहाँ पे तो इस वाले टॉपिक में अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल, यहाँ पे उसके लिए जाना ही संभव नहीं हो पा रहा, असंभव है उसके लिए जाना। कुछ ऐसी फॉर एग्जाम्पल पहाड़ों में रखी है इन्वेंट्री, हिमालय में, नेपाल में जाकर इन्वेंट्री रखी है बिल्कुल हिमालय पर्वत के ऊपर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जाना ही उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो क्या करेगा इस केस में, ठीक है। तो क्या करेगा इस केस में, कुछ नहीं करना यार, मतलब इतना बेकार है टॉपिक है ये, अब ये खुद देखना। देखो पहले क्या बोलेगा, इन सम केसेस अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में भी इम्प्रैक्टिकेबल। हाँ जी इम्प्रैक्टिकेबल हो सकती है, माना, ठीक है। क्यों, नेचर ऐसा है, लोकेशन ऐसा है इन्वेंट्री की, बताया मैं पहाड़ों में रखी है, अफ्रीका के जंगलों में इन्वेंट्री रखी है आपकी, ठीक है। तो क्या करोगे इस केस में, जाना मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल भी है। फिर अब देखो क्या बोल रहा है, लेकिन कहता है ऐसे दोस्तों ये वाली बात बोलता है क्या, कि चाहे डिफ़िकल्टी हो, चाहे टाइम हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी टाइम लग जाए, कितने भी खर्चे इन्वॉल्व हो, बट ऑडिटर साहब जो हैं वो कोई ऑडिट प्रोसीजर को ओमिट नहीं कर सकते, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उनको वो जो है ना लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मतलब ऊपर बोल रहे हैं इम्प्रैक्टिकेबल है, नीचे बोल रहा है कि यार जाना पड़ेगा। लेकिन आप देखो क्या बोलता है, कहते हैं इन सम केसेस अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, अब ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर, मतलब चाहता क्या है, पहले तो बोल रहा है इम्प्रैक्टिकेबल है, ठीक है। दूसरा बोलता है ऐसे दोस्तों ये वाली बात बोलता है कि यार चाहे इवन तो इम्प्रैक्टिकेबल फिर भी करना पड़ेगा। थर्ड बात में ये बोल रहा है कि हाँ इम्प्रैक्टिकेबल तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, चलो कर लो, इनकी मान लो। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स एक्वायर्ड और परचेज prior to the physical inventory counting may provide sufficient appropriate audit evidence about the existence condition of inventory, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आ गया, इन अदर केसेस हाउएवर इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन। अब आपने थर्ड पॉइंट में क्या करा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया। लेकिन फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि अब इन सम केसेस में वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा क्या, कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करे बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो क्या करेगा, 705 में अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दे। हर चीज़ का रिजल्ट यही है ऑडिट के अंदर, ये वाली बात अपने दिमाग में घोल के डाल लो, जहाँ कुछ नहीं हो रहा 705 का यूज़ करके मॉडिफाई करो, जहाँ कुछ नहीं हो रहा 705 का यूज़ करके मॉडिफाई कर दो अपने ओपिनियन को, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक, इन्वेंट्री थोड़ा बड़ा था, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा पहले लिटिगेशन क्लेम और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन करा दिया, हाँ तो यही रीज़न था कराने का, क्योंकि वो दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं और बड़े प्यार से हो जाते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री थोड़ा बड़ा है टाइम लेता है बट आसान है। तो लास्ट टॉपिक क्या है इसमें, दैट इज़ हमारा इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी हो ना, हमारे पास सपोज हमारे पास वेयर हाउस नहीं है खुद का, हमने किसी थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में रखे हुए हैं अपनी इन्वेंट्री को, तो इफ़ इन द केस अगर मुझे थर्ड इस पर क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी बन के, ठीक है। इफ़ इन द केस अगर हमें इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है थर्ड पार्टी की, तो क्या क्या करेंगे, मेमोरी टेक्निक पर सीधा नीचे आएंगे, दैट इज़ अटेंड इंस्पेक्ट करके ऑडिट रिपोर्ट में कन्फर्म कर दो। पहले अटेंड करो, फिर इंस्पेक्ट करो, फिर ऑडिट रिपोर्ट में कंफर्म कर दो। यानी कि पहले क्या था, पहला पॉइंट क्या है इसमें, अटेंड करो या फिर अरेंज करो अनदर ऑडिटर को जो इन्वेंट्री काउंटिंग करेगा थर्ड पार्टी पे जाके। अगला इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंटेशन को, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रिसिप्ट। अगला आ गया ऑब्टेन करो किसी अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट की, फिर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट। सर्विस ऑडिटर कौन, ऐसे 402 हाँ याद आया, ऐसे 402 पहले ऐसे था हमारी ऑडिट के जॉब का, ठीक है। तो ऑब्टेन करो क्या, अनदर ऑडिटर रिपोर्ट या फिर सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट। एंड अगले में आ गया था रिक्वेस्ट करो कन्फर्मेशन फ्रॉम द अदर पार्टी व्हेन इन्वेंट्री हैज़ बीन प्लेज एज कोलेट्रल, ठीक है। तो कन्फर्मेशन ले लो थर्ड पार्टी से कि यार आपके पास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे ख़त्म हो जाता है, इतना सिंपल ऐसे ये हैंग जितना बनाया गया है इस नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आराम से करना हो। मैं भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, आग लगा देना, बिल्कुल ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है। तो एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लिटिगेशन एंड क्लेम वाला। दैट इज़ हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स वाला, ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। देन इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन से लेके सारे आपके इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ भी इसमें से रिस्क नहीं लेना चाहता। इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद आपके सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको ही आपको करके जाना है, ठीक है। चलो ये 4 टॉपिक आपके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करके जाना। चलो हाँ बाय बाय, टेक केयर। ऐसे 500 ख़त्म होता है, नेक्स्ट अपना ऐसे 505 के साथ स्टार्टिंग करके इसके बाद दैट इज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। चलो ओके बाय बाय गाइस, टेक केयर।